आज न्यूज इंडिया A9 की टीम ने बड़वाह विधानसभा का दौरा किया, जिसमें बड़वाह विधानसभा के विधायक सचिन बिरला से क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर खास बातचीत की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया A9 में। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है बड़वाह विधानसभा के विधायक माननीय कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला जी, जो कि बेहद ही सरल स्वभाव के माने जाते हैं। आम नागरिकों से बिल्कुल आम इंसान की तरह मेलजोल है, तभी तो आज किराना की दुकान पर उनसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्षेत्र को लेकर किस तरह की विकास की योजनाएं हैं, क्या रोजगार को लेकर नीतियां बनाई जा रही है और किस तरह यहाँ के किसानों की समस्याओं पर नज़र डाली जा रही है। विधायक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से जनाधार लोगों का मिला है आपको, जिस तरह से भारी बहुमत से आपकी जीत हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्षेत्र के मतदाताओं ने बड़ी उम्मीद से और एक युवा साथी को इसलिए वोट दिया कि हमारे दुख सुख में खड़ा रहेगा। जहाँ तक रोज़गार की बात है तो रोज़गार के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। एनटीपीसी का इतना बड़ा कारखाना अरुण भाई लेकर आए हैं, जहाँ इस क्षेत्र के आज 4 से 5 हज़ार बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसे ही और 2-3 उद्योगों को लेकर हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है, राज्य सरकार को भी लिखा है और धीरे धीरे क्रमशः ये सब योजनाएं क्रियान्वित होने को आ रही है। जिस तरह से आए दिन किसानों को बीमा राशि को लेकर समस्या आ रही है, किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के द्वारा जो बीमा राशि देनी चाहिए वो बीमा राशि सही तरह से नहीं आ रही है, या जिस तरह से किसी किसान को दी भी जा रही है तो किसी खाते में 10 रुपये, किसी को 40 रुपये, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर आप सबको संज्ञान में है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पिछले समय किसानों का कर्जा माफ़ किया और पिछले टाइम जब बारिश के कारण, अत्यधिक बारिश होने के कारण फसलें ख़राब हुई थी, उस समय भी मुआवजा हज़ारों रुपए में बटा। आप देख सकते हैं कि एक तरफ किसानों की हितैषी सरकार थी और आज शिवराज सिंह जी के राज में आप देख रहे हैं कि किस तरह से परेशानी आ रही है। आज फसल बीमा किसी को 10 रुपये, एक हास्यास्पद बात है कि किसी को 10 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 50 रुपये वो बीमा राशि डाल रहे हैं, जबकि 300 रुपये से ऊपर उसकी किस्त होती है। मैं क्षेत्र के विकास को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। विकास को लेकर अभी इस क्षेत्रीय लेवल पर क्या रोड मैप तैयार किया गया है? हम सब लोगों ने जब हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की, उस समय सबसे पहले हमने सनावद और बड़वाह की सड़कें बनाने का काम किया। सनावद नगर पालिका को 4.25 करोड़ रुपए दिलवाए, बड़वाह नगर पालिका को 2.5 करोड़ रुपया दिलवाया और सड़कों का अतिक्रमण पूरी तरह से हम लोगों ने साफ़ करने का काम कर चौड़ी चौड़ी सड़कें आज आप सनावद में देखोगे, बड़वाह में देखोगे तो आपको दिखेगी। वहीं पर बहुत बड़ा एक नाले का विषय था, वहाँ पर से भी अतिक्रमण हटा के हमने नाले का निर्माण कराने की पूरी योजना बना के रखी है। इसी तरह हम लोगों ने इस विधानसभा में 4 खेल ग्राउंड हम लोग लेकर आए थे, लेकिन आज तक क्रियान्वित नहीं हुए। खेल मंत्री हमारे उस समय के जीतू पटवारी जी थे, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी हमको 3 स्टेडियम देने की बात कही थी और वो भोपाल में फाइल भी सेंक्शन हुई रखी हुई है। इसी तरह हमने इस पूरे क्षेत्र को कि जो बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी उसको भी कई भागों में बांटते हुए नए ग्रिड तैयार करने का काम हम लोग कर रहे थे। चूँकि सरकार अभी चली गई है, 45 दिन बाद इसका निर्णय होने वाला है, उसके बाद वापस विकास की गाथा तैयार करेंगे। जिस तरह से आपने रोड का जिक्र किया, आज खंडवा इंदौर रोड की हालत देखी जाए तो बेहद ही ख़राब है। आपकी सरकार रही और जिस तरह से उस रोड की मरम्मत करवानी चाहिए, उस पर काम करवाना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय के तत्कालीन लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन वर्मा जी ने 18 करोड़ रुपए सेंक्शन करे थे। बड़वाह के काटकुट फाटे से लेकर बड़वाह के नर्मदा जी के तट तक के दोनों तरफ चौड़ीकरण 6-6 फीट का चौड़ीकरण होने का काम होना था। इसी तरह सनावद में पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर बाकुड़ नदी तक का चौड़ीकरण होना था, उसके लिए 18 करोड़ रुपए करीबन सेंक्शन किया था। उसके टेंडर भी लग चुके थे, चूँकि सिंगल टेंडर आने के कारण उस समय वो निविदा निरस्त हो गई थी। वापस से टेंडर लगने थे, जो ये शिवराज सिंह जी सरकार के आने के बाद में वो काम रुका पड़ा है। जिस तरह से चुनाव का माहौल है क्षेत्र में, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है, बीजेपी भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है,
तो आप किस तरह के मुद्दे जनता के बीच ला रहे हैं, या चुनाव को लेकर किस तरह से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति अपनाई जा रही है? आप देख रहे हो कि इस समय मध्य प्रदेश की हालत बड़ी ख़राब है। एक तरफ निर्वाचित सरकार थी जिसको उखाड़ फेंकने का काम आदरणीय सिंधिया जी ने किया, और सिंधिया जी ने जो काम किया वो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में देश आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं हुआ है। 25 विधायकों को दल बदलवा कर अपनी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी में लेकर गए, उनको मंत्री का पद दिलवाया, और आपको सबको पता है कि 35 से 50 करोड़ में एक एक विधायक बिका है। तो आप इनको जनता बड़ा मज़ा चखाएगी, और इसका परिणाम यह है कि अभी मानधाता के 2 दौरे 2 बार मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, और इसी तरह नेपा में भी 2 बार आए, और जहाँ जहाँ भी चुनाव होने हैं 2-2 बार मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जा चुके हैं। तो इससे साबित होता है कि बड़े घबराए हुए हैं, और जनता इस बार इनको मज़ा चखाने का पूरा मन बना चुकी है। आपके द्वारा लगातार लोगों से जुड़ने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाता है, यानी रोज़ाना लोगों की समस्याओं को समझा जाता है। तो आपके दिमाग में ये कहाँ से बात आई कि लोगों से रोज़ाना जुड़ना चाहिए, उनकी समस्याओं पर गौर करना चाहिए? इसके पहले जो विधायक जी थे, जितने भी विधायक हमारे क्षेत्र में आए, कहीं न कहीं वो जनता से डायरेक्ट मेल मिलाप उनका नहीं हो पा रहा था। तो मैंने यही अपनी कार्य योजना बनाई कि सुबह पूरी विधानसभा में सुबह मैं 9 से 11 बजे के बीच घर पर ही सब लोगों को भी मिलता हूं, और उसके बाद हम लोगों ने ऑफिसेस खोल के रखे हैं, वहां पर पूरे काम हमारे साथी लोग करते हैं, जिससे आम आदमी सुबह 9 से 11 के बीच मुझसे रूबरू हो लेता है। अगर मैं नहीं मिलवाता तो ऑफिसों में जाके अपने कामों को करवाने का काम करते हैं। कर्ज माफ़ी को लेकर कई लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जब कांग्रेस सरकार में आई, सत्ता में आई, 10 दिन का वादा किया गया था, लेकिन बावजूद इसके महीने भर से ज़्यादा सरकार रही, लेकिन कर्ज माफ़ी नहीं की गई। क्या कारण था? गलत जानकारी है। जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, उसी समय कर्ज माफ़ी का एजेंडा सबसे पहले विधानसभा के पटल पर रखा, और कर्ज माफ़ी के जो कागज़ होते हैं उन पर दस्तखत किए। उसके बाद धीरे धीरे कर्ज माफ़ी को हम लोगों ने 3 चरणों में बांटा था। पहले फेज़ में 50,000 तक के, और जो डूबत ऋण जो मतलब मैं समझता हूँ कि जो डिफ़ॉल्टर लोग थे उनके कर्जा माफ़ करने का सबसे पहले काम किया। फिर जो चालू ऋण थे उनमें 50,000 तक का कर्जा माफ़ किया। फिर 1 लाख रुपए तक कर्जा माफ़ किया, और जब 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ हो चुका था, उसी समय हमारी सरकार चली गई। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा हम पर आरोप लगाया कि आपकी सरकार ने कर्जा माफ़ नहीं किया। उसी समय जयवर्धन सिंह जी ने क्वेश्चन विधानसभा में भी लगाया था, जिसका विधानसभा से ये उत्तर आया है कि आपकी सरकार ने 26 लाख किसानों का करोड़ों रुपए कर्जा माफ़ किया, लिखित में है। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि कहीं ना कहीं सरकार संकल्पबद्ध थी, वचनबद्ध थी, और कर्ज माफ़ करने की दिशा में अपना काम कर रही थी। मैं दूसरी घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। ये सवाल थोड़ा राष्ट्रीय लेवल का है। मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से हाथरस में घटना हुई, वहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा गई वहाँ पर परिवार के हालचाल जाने, लेकिन अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के करौली में भी एक घटना हुई जहाँ पर पुजारी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नहीं गई। तो आखिरकार क्या वजह? क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार इसलिए नहीं गए, या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है इसलिए वहाँ पे गए? राजस्थान में हमारी सरकार पूरी तरह से मंदिरों के पक्ष में है। आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन में जब वसुंधरा राजे थी उस समय कई मंदिर तोड़ दिए गए थे, लेकिन जैसे ही राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी बने, उसी समय से हम लोगों ने पुजारियों की सुरक्षा के लिए, मंदिरों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हुए हैं। आज जिस तरह से विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है नेतृत्व की कमी नज़र आ रही है पार्टी में? ऐसा कुछ नहीं है, पूरे तरह से ये आरोप निराधार है कि नेतृत्व की कमी के कारण कोई आ जा रहा है। ये तो आप समझ सकते हैं कि पैसों का लालच, प्रलोभन, इस कारण हमारे विधायक गए हुए हैं। मैं क्षेत्र को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आप लोगों से एक आम तरह से मिलते हैं, एक आम आदमी की तरह पेश आते हैं, जिस तरह से लोगों से जुड़ाव है, क्या वजह आखिरकार क्यों इस तरह से आप लोगों के सामने आते हैं? मैं एक छोटे से परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में राजनीति में कोई नहीं है, और मैं भी ज़मीनी आदमी हूँ। मैं जानता हूँ कि ज़मीन से जुड़े आदमी को कितनी दिक्कतें होती हैं। छोटे आदमी को कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसका कौन? आखिर कहीं हमारे छोटे लोग जो गरीब परिवार से हैं, दलित भाई, हमारा आदिवासी भाई है,
जिसको सरकारी शासन प्रशासन की कोई समझ नहीं है, उसके लिए खड़े रहने के लिए मैं बना हूँ और उनके लिए ताकत से खड़ा रहता हूँ। आखिर में सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्षेत्र को लेकर अब क्या संदेश देना चाहेंगे? इस क्षेत्र को हम लोग विकास की एक नई राह पर ले जाने का पूरा हम लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ है और संकल्पबद्ध हैं कि आने वाले 3 साल में हमारा किसान खुश होगा, हमारा युवा साथी खुश होगा, रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। मैं जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि शिक्षा को लेकर क्षेत्र में क्या किया गया है और आगे क्या किया जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि आज हमारा ये क्षेत्र पूरा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। हम लोग स्कूलों की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे सरकारी स्कूल, जो सरकार के स्कूल हैं, उनमें हम लोग जाकर समय समय पर उसका निरीक्षण करते हैं। वहाँ पर किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, क्या काम चल रहा है, उनको अच्छे से स्वच्छ स्कूल साफ़ है नहीं है, बिल्डिंगें ठीक से है नहीं, मैं पूरा ध्यान देकर उनको ठीक करने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। जी, आपका बेहद धन्यवाद। थैंक यू भैया। यानी साफ तौर पर विधायक जी का यही कहना है कि एक आम इंसान की तरह रहना बेहद पसंद है, तभी एक आम इंसान से जुड़ पाते हैं और उनकी समस्या को समझ पाते हैं। कैमरामैन सावन पाटिल के साथ भावेश पटेल की रिपोर्ट। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़ें और अपने प्रतिष्ठान को दें नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें हमारे नंबर 9977930894 831950739 पर।